वेल स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस के फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के सेकंड लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। और इस फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को कोरिलेट हम लोग फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से करेंगे। फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एक बार मैं मेमोराइज करा देना चाहूँगा आपको। फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आपको बताना चाहता है कि जब आप किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में प्रेजेंट जो मटेरियल है वो इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिटेड होता है, और इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होने वाले मटेरियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं अमाउंट ऑफ करंट सप्लाई टू द सॉल्यूशन। यानी कि सॉल्यूशन में जितना अमाउंट ऑफ करंट यानी कि जितने मैग्नीट्यूड ऑफ करंट का सप्लाई किया जाता है उसी के अनुसार से अमाउंट ऑफ मटेरियल डिपॉजिटेड होता है इलेक्ट्रोड के ऊपर। अब फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में ये बताया गया फैराडेज के द्वारा कि अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हम लोगों के पास हो, और अगर हमें ये पता हो कि पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ मटेरियल डिपॉजिट हुआ है इलेक्ट्रोड पे, और उसी अनुसार से सेम अमाउंट ऑफ करंट अगर हम एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में सप्लाई करें तो किस आधार पे ये पता कर पाएंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिपॉजिट होने वाले मटेरियल का अमाउंट क्या होगा। यानी कि कोरिलेशन बिटवीन मोर देन टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि किस तरह से डिपॉजिट होने वाले मटेरियल्स को हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। चलिए पहले हम डिफाइन कर लेते हैं फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे कि फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या बताता है हमें। तो चलिए डिफाइन करते हैं। When the equal amount of current passed through different electrolytic solution which arranged in series, then the amount of material deposited on electrode in different solutions is directly proportional to the electrochemical equivalence of different solutions। चलिए, तो ये हो गया आपका फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। एक बार मैं इसको रीड करता हूं, आप समझिए। When the equal amount of current pass through different electrolytic solution which arrange in series, then the amount of material deposited on electrode in different electrolytic solution is directly proportional to the electrochemical equivalence of different solutions। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसको समझने के लिए हम लोगों को एक डायग्राम की जरूरत होगी। तो सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं।
चलिए हम लोगों ने 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को लिया है और उस 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को हम लोग क्या करेंगे कि सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो चलिए ये पहला डायग्राम, ये दूसरा डायग्राम और ये आपका तीसरा डायग्राम। अब इसे हम लोग एक बैटरी के हेल्प से कनेक्ट करेंगे सीरीज में। देखिए ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। तो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को हम लोग कहते हैं कैथोड। यहाँ पे देखिए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को हम लोग कहते हैं एनोड। तो ये एनोड, अब देखिए ये तीनों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। अब ये सीरीज में कनेक्ट हो गए। इस सॉल्यूशन को, फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को ए मान लीजिए, सेकेंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को बी मान लीजिए, थर्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को सी मान लीजिए। तो देखिए 3 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो गया ए बी सी, और यहाँ पर हमने तीनों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को सीरीज में कनेक्ट कर दिया है इस सेल की मदद से। ये हो गया आपका सेल, तो सेल की मदद से कनेक्ट कर दिया गया है। अब देखिए अगर इक्वल अमाउंट ऑफ करंट हम तीनों में प्रोवाइड करें तो W1, अगर सपोज कीजिए इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होने वाले मटेरियल को यहाँ पे WA मान लीजिए, यहाँ पे WB मान लीजिए और यहाँ पे WC मान लीजिए। अब देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का इक्विवेलेंट वेट अगर आप पता करना चाहें तो उसको हम लोग क्या पता कर सकते हैं, EA, इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा EB और इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा EC। तो सॉल्यूशन A का इक्विवेलेंट वेट ये हो गया, सॉल्यूशन B का इक्विवेलेंट भी EB हो गया, सॉल्यूशन C का इक्विवेलेंट EC हो गया। जबकि अमाउंट ऑफ मटेरियल डिपॉजिट जो इलेक्ट्रोड पे होंगे वो सॉल्यूशन A में WA, सॉल्यूशन B में WB, सॉल्यूशन C में WC। अब ये जो फॉर्मूला कहता है, ये जो आपका डेफिनेशन है सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का, उसके अनुसार से हम लोग यहाँ पे अब समझने वाले हैं क्या कि अगर से सीरीज में हम तीनों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को जोड़ें तो अगर सीरीज में जुड़ता है तो तीनों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे तब वो इलेक्ट्रिसिटी इक्वल अमाउंट में तीनों के पास जाएगा। अब तीनों के पास जब इक्वल अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है तो इस पे डिपॉजिट होने वाले मटेरियल को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट से। तो सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ये कहता है कि इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर हम तीनों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में पास करें तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट A का, B का, C का तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट यहाँ पे आपको मिलेगा A में, उतने ही अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इसमें मिलेगा, उतने ही अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट तीसरे में मिलेगा। यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिपॉजिट ऑफ मटेरियल इन ईच इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, EA, या फिर ऐसे आप बहुत बात कीजिए इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट अगर इसको बोले तो ये हो गया आपका ZA, इसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हो गया, ये ZB इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हो गया, ये ZC इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हो गया। यानी कि ZA बराबर ZB बराबर ZC और Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, ZA का क्या हो जाएगा, WA बटा ये बराबर WB बटा EB बराबर WC बटा EC।
ये हो गया डब्ल्यू ए बटा ए बराबर डब्ल्यू बी बटा ई बी डब्ल्यू सी बटा ई सी। जहां पे हम लिखेंगे वेयर डब्ल्यू ए बाई ई ए इक्वल टू इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ ए डब्ल्यू बी बाई ई बी बराबर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ बी और डब्ल्यू सी बाई ई सी बराबर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सी। तो ये मिल गया आपको। यानी सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कहता है कि अगर हम इक्वल अमाउंट ऑफ करेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में प्रोवाइड करें तो अमाउंट ऑफ मटेरियल डिपॉजिट डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में एक दूसरे का क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि जितना इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ए में डिपॉजिट होगा उतना ही इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बी में डिपॉजिट होगा, उतना ही इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट सी में डिपॉजिट होगा। और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट तो आपको पता है अमाउंट ऑफ मटेरियल डिपॉजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहलाता है। तो ये हो गया। एक बात मैं आपको लिख दूं यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बारे में। बराबर अमाउंट ऑफ मटेरियल डिपॉजिटेड डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। यानी Z बराबर W बटा E। तो ये हो गया फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इसको आप लोग ध्यान से समझिए, ध्यान से पढ़िए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। अब हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के आधार पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपके बोर्ड पे पहला न्यूमेरिकल्स है। देखिए पहला न्यूमेरिकल्स आपको क्या कह रहा है, ए इलेक्ट्रिक करेंट, एन इलेक्ट्रिक करेंट यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, एन इलेक्ट्रिक करेंट सप्लाइड इन द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड सिल्वर नाइट्रेट विच अरेंज इन सीरीज कॉम्बिनेशन व्हेन at given time 0.7 gram copper deposited on cathode, then at equal time how much amount of silver will be deposited, where given copper atomic mass of copper is 63.5 atomic mass unit and atomic mass of silver is 108 atomic mass unit। तो चलिए एक क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन हम आपको समझाएं क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले उसका एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उसके आधार पे क्वेश्चन हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे बना पाएंगे हम लोग। देखिए आपके पास दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हैं। चलिए पहले ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को। और दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को जोड़ा गया है किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो चलिए सीरीज में अटैच करते हैं दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को। तो ये आपका कनेक्शन बन गया सीरीज में। चलिए पहला इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, पहला इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट। दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3। अब सेम अमाउंट ऑफ करंट हम दोनों में सप्लाई करेंगे। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये इसका एनोड कहला जाएगा और ये इसका कैथोड कहला जाएगा। तो ये इसका एनोड हो गया, ये इसका कैथोड हो गया। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि अगर सेम अमाउंट ऑफ करंट हम दोनों सॉल्यूशन में सप्लाई करें एक ही समय के लिए, मतलब जितना समय के लिए इसमें करंट सप्लाई किया जाएगा उतना ही समय के लिए इसमें करंट सप्लाई किया जाएगा, तो कॉपर जो है वो डिपॉजिट हो रहा है 0.7 ग्राम।
यानी W कॉपर बराबर दिया हुआ है 0.7 ग्राम, और यहाँ पे WAG आपको क्या करना है, फाइंड कर लेना है। बस यही क्वेश्चन कर रहा है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को हम लोगों ने सीरीज में कनेक्ट किया है, सेम अमाउंट ऑफ करंट दोनों में सप्लाई किया गया सेम टाइम के लिए। तो हमें ये पता है कि उस गिवन टाइम में कॉपर जो है वो 0.7 ग्राम अपने कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा है। तो अब आपको बता देना है कि सिल्वर कितना अमाउंट में कैथोड पर डिपॉजिट होगा। तो चलिए हम लोग फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से पता करते हैं। यहाँ पे पहले गिवन फ्रॉम क्वेश्चन से आपको क्या क्या मिल रहा है उसको ध्यान दीजिए। WCU आपको मिल गया 0.07 ग्राम, 0.7 नहीं है 0.7 ग्राम। और देखिए WAG आपको पता करना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं फ्रॉम फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो क्या हो गया, फ्रॉम फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या फॉर्मूला हमें मिला था, WA/EA बराबर WB/EB, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ A ऑलवेज इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ B। तो अगर इस कॉपर को आप A मान लें और सिल्वर को आप B मान लें तो आप क्या लिख सकते हैं, और में यहाँ पे WCU/ECU बराबर WAG/EAG। चलिए अब देखिए आपके पास WCU है, WAG आपको पता करना है। अब ECU और EAG हम लोग पता कर सकते हैं, कैसे, तो यहाँ पर हम लिखते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर बराबर क्या हो जाएगा, इसका एटॉमिक वेट डिवाइड बाय वैलेंसी। तो क्या हो गया स्टूडेंट्स, आप देखिए यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, एटॉमिक वेट होता है दिया हुआ है आपका कितना 63.5 डिवाइड बाय कॉपर का वैलेंसी आपको पता ही होता है 2 होता है, यानी हो गया 31.75 ग्राम। आपका क्या मिल गया ECU, इसको ECU मान लीजिए। अब आगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ AG, तो EAG हो जाएगा। इसी तरह से 108 आपका दिया हुआ है इसका एटॉमिक वेट, और सिल्वर का वैलेंसी 1 होता है तो कितना हो गया 108 ग्राम, यानी EAG 108 ग्राम, ECU 31.75 ग्राम। तो चलिए अब इस डाटा को हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। क्या हो गया WCU/ECU WAG/EAG। वैल्यू पुट कीजिए, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे देख लीजिए WCU आपके पास है 0.7 ग्राम डिवाइड बाई ECU कितना मिल गया आपको, यहाँ से एक्सट्रैक्ट आपने किया 31.75 ग्राम, और उसी तरह से WAG आपको तो पता ही करना है WAG क्या है, इसको आपको फाइंड करना है, और EAG आपके पास कितना आ गया 108 ग्राम। चलिए मिल गया। अब देखिए W यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 31.75 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय WAG बराबर क्या लिख देंगे 0.7 मल्टीप्लाइड बाय 108। ये दोनों एक साथ आ जाएंगे, ये दोनों एक साथ आ जाएंगे। अब देखिए WAG बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ये अगर इधर जाएगा इक्वल टू के तो नीचे आ जाएगा 0.7 मल्टीप्लाइड बाय 108 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 31.75, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.38 ग्राम, यानी कि WAG आपको मिल गया 2.38 ग्राम। इस प्रकार से अगर किसी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का आपको डाटा मिला हुआ है, आपको ये पता है कि किसी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिपॉजिट होने वाले मटेरियल का अमाउंट क्या है,
तो आप फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के आधार पे डिपॉजिट होने वाले मटेरियल्स को अगर सेम कंडीशन में दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन उससे अटैच्ड हो, तीसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन अटैच्ड हो, तो उसमें डिपॉजिट होने वाले मटेरियल्स के अमाउंट को आप पता कर सकते हैं। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग सेकेंड न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल जो फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के आधार पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, वो क्या है न्यूमेरिकल आपके पास, देखिए ध्यान दीजिए। इफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर Ag इज 0.001118 ग्राम, देन फाइंड द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि किसी एक मटेरियल का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट आपको दिया हुआ है, तो दूसरे मटेरियल का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट पता करना। तो आप जानते ही हैं फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ये कहता है कि किसी एक सेम अमाउंट ऑफ करंट एट इक्वल टाइम में हम लोग अगर सीरीज में कनेक्टेड किसी दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सप्लाई करें, तो उनके इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन में क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, फ्रॉम फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या हो जाएगा, जेड Ag इज ऑलवेज इक्वल टू ZO2। ठीक है, अब देखिए ZAg ऑलवेज इक्वल टू ZO2 तो होता है, लेकिन यहाँ पे आपको एक बात समझना होगा, ZAg आपको पता करना होगा। तो देखिए ध्यान दीजिए, हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर अमाउंट ऑफ मटेरियल यानी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को पता करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, Z1 बटा E1 बराबर Z2 बटा E2, या फिर और इसको आप कर सकते हैं क्या, Z1 बटा Z2 बराबर E1 बटा E2। और इस फॉर्मूला को हम लोग क्या कहते हैं, वेयर Z1 इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, वैलेंट ऑफ सॉल्यूशन फर्स्ट, Z2 क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूशन सेकेंड। ये तो हो गई बातें। जबकि E1 क्या हो गया, E1 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ E1 एंड E2, या फिर इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूशन फर्स्ट। और यहाँ पे E2 क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूशन सेकेंड। अब देखिए इस फॉर्मूला को यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं क्या, अब देखिए यहाँ पे क्या, अकॉर्डिंग टू, यहाँ फ्रॉम फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या बात करेंगे, ZAg बटा EAg बराबर हम लोग क्या करेंगे, ZO2 बटा EO2, और हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ZAg डिवाइड बाई ZO2 इक्वल टू EAg डिवाइड बाई EO2। तो हमें क्या करना होगा, ZAg आपको पता है, देखिए फ्रॉम क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्या, देखिए ZAg बराबर दिया हुआ वैल्यू कितना, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर 0.001118 यानी कि 0.001118 ग्राम। आपको ZO2 निकालना है, और अब यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे EAg। तो इक्विवेलेंट वेट पता करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे एटॉमिक वेट डिवाइड बाई वैलेंसी,
और आपको पता है एटॉमिक वेट 108 ग्राम होता है सिल्वर का, वैलेंसी 1 होता है, तो कितना हो गया 108 ग्राम। क्या मिल गया आपको EAG। अब EO2 आपको पता करना होगा, इसी तरह से एटॉमिक वेट डिवाइड बाय वैलेंसी करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, और एटॉमिक वेट इसका 16 होता है और वैलेंसी इसका 2 होता है, तो कितना हो गया 8 ग्राम, यानी कि EO2 भी मिल गया। वैल्यू पुट कीजिए, आंसर लाइए, वैल्यू पुट करके आंसर अगर आप लाएंगे तो क्या कर सकते हैं, यहां से क्या लिखेंगे, ZAG डिवाइड बाई ZO2 बराबर क्या हो जाएगा EAG डिवाइड बाई EO2। अब वैल्यू पुट कीजिए, ZAG है कितना 0.001118 डिवाइड बाई ZO2 तो आपको पता करना है, और यहाँ पे आपके पास EAG आ गया 108 ग्राम, और यहाँ पे आपको EO2 आपको आ गया कितना 8 ग्राम। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोनों हो जाएगा, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, ZO2, एक मिनट देखिए, ZO2 मल्टीप्लाइड बाई 108 ग्राम इज इक्वल टू 0.001118 डिवाइड बाई मल्टीप्लाइड बाई 8 ग्राम, और यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ZO2 इज इक्वल टू 0.001118 इंटू 8 ग्राम डिवाइड बाई 108 ग्राम, और इतना आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द ऑक्सीजन बराबर कितना हो जाएगा 0.000829 ग्राम। इस तरह से आप चाहें तो अगर किसी एक सॉल्यूशन में उपस्थित मटेरियल का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट आपको पता है, तो आप इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ अनदर मटेरियल फाइंड कर सकते हैं। एक बार फिर से हम इस क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करना चाहेंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, इफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर इज 0.001118 ग्राम, यानी कि आपको एक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है सिल्वर का, जिसमें वैल्यू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का दिया हुआ है सिल्वर का 0.001118 ग्राम। अब उसके बाद कह रहा है, इसके आधार पे आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ से एक रिलेशनशिप आपके पास है, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के आधार पे अगर आप पता करना चाहें, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दें कि फर्स्ट दो सॉल्यूशन अगर आप लेते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट अगर आप करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, गिवन अमाउंट। जैसे देखिए आपको यहाँ से एक बात और हम बता दें जो आप समझ रहे होंगे कि कैसे हो रहा है यहाँ पे, तो ध्यान दीजिए Z बराबर आप क्या लिखते हैं, WYE लिखते हैं। अब Z बराबर WYE लिख रहे हैं, तो एक मिनट, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि आप पता कर सकते हैं Z बराबर WYE, और यहाँ से Z1, और यहाँ से पता कर सकते हैं Z2 बराबर WYE2, यानी W1/E1, और Z1/Z2 अगर आप करना चाहें तो क्या हो जाएगा W1/E1 डिवाइड बाई W2/E2, और यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको Z1/E1 इक्वल टू Z2/E2, और इस तरह से ये रिलेशनशिप आपके पास आ जाएगा। तो आप चाहें तो इसको आसानी से समझ सकते हैं, इसको बना सकते हैं, इसके आधार पे आप डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करेंगे फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं यूज ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इन एवरीडे लाइफ। हम लोगों के एवरीडे लाइफ में फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का क्या यूज है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कंडक्टिविटी की। अगर किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हम लोग किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो किस तरह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, उसका कंडक्टेंस क्या हो सकता है, कंडक्टिविटी क्या हो सकता है, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, बहुत सारी चीजें हैं। उन सबों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। नोट डाउन करने के बाद हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।